हेलो एवरीवन, मी आहे तुमचा केमिस्ट्री मास्टर टीचर मनीष सर। कैसे हैं सब? बढ़िया। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया है ना। चलो बच्चों, अब आ गए हैं हम लोग PYQ सीरीज का दूसरा पार्ट लेके, दैट इज थर्मोडायनामिक। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था बच्चों कि हम लोग पहले इस टॉपिक को दो पार्ट में नहीं एक ही पार्ट में करने वाले थे, लेकिन फिर बच्चों की कुछ रिक्वेस्ट थी कि नहीं अलग अलग पार्ट में रहे, इसलिए हमने इसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया है। फर्स्ट पार्ट इज सोल्यूशन एंड सेकंड इज थर्मोडायनामिक। दोन्ही टॉपिक करून झालं म्हणजे तुमचे 14 मार्क्स फिक्स। 14 मार्क्स मतलब ये दो टॉपिक और प्रैक्टिकल का मार्क्स अगर ऐड करते बच्चों तो पास हो गए 12th। ठीक है, केमिस्ट्री पास होना बहुत ही इजी है, सिर्फ ये दो टॉपिक, और अगर आपने प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स ला दिया तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बच्चों आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए अच्छा परसेंटेज लाना पड़ेगा, तो सब टॉपिक के PYQs अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सॉल्यूशंस का कर लिया था, आज हम लोग करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, इतने जितने भी MCQs दिए हैं, PYQs दिए हैं, सब कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 8 आउट ऑफ 8 फिक्स। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपके 8 आउट ऑफ 8 क्या हो जाएंगे? फिक्स। तो चलो बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फॉर द रिएक्शन N2O4 गिव्स यू 2NO2। डेल्टा H0 वैल्यू दिया है, डेल्टा S0 वैल्यू दिया है। एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस? एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस? तो डेल्टा H0 वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या? 57.24 किलो जूल। तो पहला चीज तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लो आप लोग? जूल में। तो 57240 जूल। डेल्टा S0 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 175.8 जेके इनवर्स। जस्ट बिकॉज ऑफ ए डेल्टा S वैल्यू बच्चों, हमें डेल्टा H को कभी भी जूल में कन्वर्ट करके ही चलना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल येत असेल, फॉर्म्युला पण येत असेल तरी पण जर तुम्ही युनिट कन्वर्जन प्रॉपर नाही केले मित्रांनो तो मार्क्स जाणार, कारण न्यूमेरिकल रॉंग होणार ना। तरी पण तुम्हाला ते युनिटचे आणि फॉर्म्युलाचे मार्क्स भेटणार, पण कशाला लूज करायचं, कशाला घाई करायचं, आरामात स्टेप फॉलो करा ना, मार्क्स येणार। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहां पे हमें क्या पूछा है? टेम्परेचर। तो जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे स्टेटमेंट दैट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, क्या हो जाता है हमारा? T इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन डेल्टा S0। तो डेल्टा H0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 57। डेल्टा H0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5724 डिवाइडेड बाय 175.8। तो अब क्या हो जाएगा? ये एंटी लॉग ऑफ लॉग द बेस 10 57240 माइनस लॉग टू द बेस 10 178.5। ठीक है, तो अब इसका हम लोग लॉग लिखेंगे और एंटी लॉग लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज मिस्टेक होता है, बहुत सारे बच्चे ना घाई घाई में लॉग की जगह एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग की जगह लॉग ले लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल देख के खुश हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना है ना, थोड़ा शांति से सॉल्व करो। जितना भी मार्क्स है, जितना भी वेटेज है, 3 मार्क्स का दिया तो 6 मार्क्स दो उसको आराम से। थ्योरी में थोड़ा बहुत घाई कर लो चलेगा, क्योंकि लिखना ही है ना, लेकिन न्यूमेरिकल को थोड़ा टाइम दो, बिकॉज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना बच्चों तो पूरा आंसर कट करना पड़ेगा, फिर अगेन टाइम वेस्ट होगा। तो अब देखिए यहां पे कितना डिजिट दिया हुआ है? 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पॉइंट। तो 57 का 2 और 4 देखना है। 57 का 2 और 4 देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 5 7 7 7 7, और ये हो जाएगा हमारा 2.17 का 8 और 5 देखो, 17 का 8 और 5, 17 का 8 और 5 अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना हमारा? 2504 और 5 मतलब कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। तो 2516, 17 का यहां पे गड़बड़ देखो हो गया,
17 का 5 और 8 नहीं देखना था। देखिए यही मिस्टेक होता है घाई करने पे। 17 का 5 और 8 देखना है। तो 17 का 5 और 8 देखो, यही अगर आपने नंबर स्वाइप कर दिया तो देखिए गलती हो सकती थी। 17 का पहले गिवन वगैरह प्रॉपर लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं है। तो यहां पे भी देखो 5 8 हमने लिख दिया है गलती से, तो इसको भी चेंज कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा 17 5 8। ठीक है, तो 17 का हम लोग को देखना है 5 और 8। 17 का 5 और 8 देखेंगे तो 2 4 3 0, और 8 में अगर देखा तो मेरे पास कितना आएगा 2 0, तो क्या हो जाएगा 2 4 5 0। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 7, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा हमारा 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और यहां पे आ जाएगा 2। तो अब देख लेते हैं हम लोग एंटी लॉग में 51 का 2 और 7। 51 का 2 और 7 देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 2 5 6 इंटू 10 रेज टू 2। ओके, 10 रेज टू 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 325.6 केल्विन। मतलब above this temperature, the reaction will become spontaneous. Above this temperature the reaction will become spontaneous. तो ऐसा हमें ध्यान में रखना रहेगा बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो चीज पूछा है। एक तो पूछा है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेफिनेशन। तो पहले हम लोग कर लेते हैं डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए, पहला आ जाता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट आ जाएगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हमारी दो फोर्सेस होती है, याद है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है और एक क्या होता है अपोजिंग फोर्स होता है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस लार्ज रहा तो प्रोसेस क्या रहेगा इरिवर्सिबल। मतलब ड्राइविंग अगर लगाया तो मेरा उस साइड में चला जाएगा, अपोजिंग लगाया तो इस साइड आ जाएगा। दोनों में से डिफरेंस बहुत लार्ज होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ही कम है बच्चों तो दोनों ही वे में जा सकता है। तो यहां पे डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस का, द प्रोसेस during which there is infinitesimally small difference between the driving and opposing force। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब दूसरा जो हमें पूछा है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बी पार्ट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये हो जाएगा डेल्टा सी एच जीरो, डेल्टा सी एच जीरो। तो यहां पे क्या रहेगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ या ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ combustion of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance in its standard state under
स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसा आपको डेफिनेशन लिख लेना है बच्चों। क्या रहेगा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना बच्चों इसमें CO2 का फॉर्मेशन, C सॉलिड प्लस O2 गैस यूज यू CO2। तो डेल्टा C क्या हो जाएगा? डेल्टा C H0 इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। यही एग्जांपल अगर कल को आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा ना, तभी भी आप सेम एग्जांपल यूज कर सकते हो बच्चों। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं इसको ही मानता हूं, बिकॉज एक ही एग्जांपल दोनों जगह काम कर देगा। ठीक है, चलिए अब अगले वाले में जाते हैं। यहां पे यही नहीं, ये दोनों डेफिनेशन पूछा और एक न्यूमेरिकल पूछा है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3 और बॉन्ड एंथैल्पी दिया है। हमेशा याद रखो बच्चों, न्यूमेरिकल में जब भी बॉन्ड एंथैल्पी दिया है ना, तो मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। क्या यूज करना पड़ेगा? रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। इसलिए बॉन्ड का काउंटिंग में मिस्टेक न हो, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिएक्शन एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो अब इसे हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N3H सिंगल बॉन्ड H गिव्स यू 2 टाइम्स NHHH। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा H0 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? समेशन ऑफ डेल्टा H0 रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0 प्रोडक्ट बॉन्ड, प्रोडक्ट बॉन्ड। तो अब जब रिएक्टेंट बॉन्ड का बात करते हो बच्चों, तो ये क्या हो जाता है? डेल्टा H0 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 इंटू डेल्टा H0 H डैश H माइनस 6 इंटू डेल्टा H0 N डैश H। ठीक है, तो अब यहां पे इसकी वैल्यू डाल लेंगे हम लोग। तो N ट्रिपल बॉन्ड N की वैल्यू कितनी दी हुई है? 946 435 389। 946 प्लस 3 इंटू 435 माइनस 6 इंटू, देख लेते हैं बच्चों, नहीं तो वापस से हमारे ऐसे छोटे छोटे चीजों की वजह से क्या रहता है, हमारा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 389। तो मिस्टेक ना हो, इसलिए छोटा छोटा चीज पे बहुत ध्यान देना रहेगा। अब देखिए यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 946, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया हम लोग का? 10, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, माइनस 6 से करोगे 6 9 54, 6 8 48, 48 प्लस 5 53, 6 3 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 23। अब बड़ी वैल्यू ये है, अब दोनों को जब ऐड कर देते हो बच्चों तो कितना आ जाता है हमारा? ये आ जाएगा यहाँ पे 11, देन यहां से एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, फिर यहाँ पे 3 प्लस 9 कितना हो गया? 12, देन यहाँ पे 1, और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? एक मिनट, यहां पे कितना हो गया हमारा? 5 हो गया, फिर 3 प्लस 9 कितना हो गया? 12, 12, और यहां से हम लोग का 1 जो जाएगा 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2। तो 2 2 5 1 माइनस 2 3 3 4। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी है? 2 3 3 3 4। तो जब इसको आप लोग माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 3, 13 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास? 800। तो साइन क्या आ जाएगा? निगेटिव किलो जूल। तो आंसर आ जाएगा -83 किलो जूल। तो ये चीज हमें यहां पे ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों,
है ना, क्लियर, बढ़िया, सब लोग को मजा आया रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके एवरीवन, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इजी सा पूछा है, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम डेल्टा यू पूछा है। तो अब देखो, सिंस 2 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम तो यहां पे क्या हो जाएगा, हीट रिलीज मतलब क्यू का वैल्यू कितना हो गया, -2 किलो जूल, एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क, सिंस 6 किलो जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, +6 किलो जूल। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, from first law of thermodynamics, क्या हो जाता है हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू +4 किलो जूल। चीज ध्यान में रखना रहेगा, क्या आ जाएगा, +4 किलो जूल। तो ऐसा छोटा सा लिख के खत्म कर देना है, ठीक बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मैं बस पाथवे आपको दे देता हूं, बाकी कर लेना। अब देखो बोलो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ N2H4। रिएक्शन देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, N2H4 + H2 गिव्स यू 2NH3, ठीक है। तो अब इसको जब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा NH H H H + H2 गिव्स यू 2 टाइम्स NH H H, क्लियर है, 2 टाइम्स NHH। तो अब मेरा डेल्टा H0 इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा H0 क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0 प्रोडक्ट बॉन्ड। तो अब देखिए डेल्टा H0 रिएक्टेंट बॉन्ड मतलब क्या हो गया, 4 × डेल्टा H0 N-H प्लस डेल्टा H0 N-N प्लस डेल्टा H0 H-H। इसके बाद माइनस यहां पे कर दिया हुआ है कितना, 6 डेल्टा H0 N-H। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान देते हो तो NH रिपीट हुआ है, तो इसको मैं कट मार देता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा 2, तो मेरा डेल्टा H0 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में हो गया डेल्टा H0 N-N प्लस डेल्टा H0 H-H माइनस 2 टाइम्स डेल्टा H0 N-H, ठीक है। तो अब हम सब की वैल्यू डाल देंगे, तो N ट्रिपल बॉन्ड N की वैल्यू कितनी दी हुई है, 159, ठीक है, और H-H की वैल्यू कितनी दी हुई है, 435 माइनस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 389। तो अब जब आप ऐड करोगे यहां पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 9 + 5 कितना हो गया, 14, एक कैरी फॉरवर्ड, यहां पे 6 + 3 कितना हो गया, 9, फिर यहां पे 4 + 1 कितना हो गया, 5 माइनस 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 16 + 1 17, then 2 3s are 6, 6 + 1 7, ठीक है। तो अब जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, और यहां पे आप लोग लिख लेना, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, किसी को कुछ डाउट है क्या, बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक देखिए आपका आराम से बच्चों जस्ट सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी डाल देना है और काम हो जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक एंड न्यूमेरिकल में थोड़े टाइम ही लेते हैं, इतना इजीली होता नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों यहां पे
इसमें देखिए बोला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पूछा है और एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन रहेगा कम से कम 4 मार्क का है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में मेरा पहला क्या आ जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नाम से ही पता है बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या रहेगा, जो क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट रहेगा, जो क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value is independent on the quantity of matter, present in the system, quantity of matter present in the system, any property of the system whose value is independent on the quantity of matter present in the system। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन के बाद एटलीस्ट एक एग्जांपल लिख दिया ना बच्चों, तो थोड़ा मार्क्स लाइक क्वेश्चन ला थोड़ा वजन आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वाला देखिए क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम लोग बोलते हैं बच्चों, तो यहां पे क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्जन हो जाता है, गैस में, जिसको हम लोग डेल्टा सब एच भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज द एंथैल्पी चेंज, जो आपको मैंने याद है थर्मोडायनेमिक का जो मैंने आपका वन शॉट वीडियो किया, उसमें मैंने एक फ्रेम दे दिया था, बोला था ये फ्रेम आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन सबके लिए काम कर देगा, वही वाला है। इट इज द एंथैल्पी चेंज that accompanies conversion of 1 mole of solid to liquid without change in temperature, without change in temperature at constant pressure, is called, it is the enthalpy change that accompanies the conversion of 1 mole of solid to यहां पे गैस रहना चाहिए, सब्लिमेशन है ना, 1 mole of solid to gas without change in temperature at constant pressure is called, constant pressure तक रखिएगा, छोड़ दिया तो भी चलेगा, या it is defined as के साथ में कर सकते हो, ठीक है। It is the enthalpy change that accompanies conversion of 1 mole of solid to gas without change in temperature at constant pressure, ठीक है। और एग्जांपल में वही ले लीजिए, H2O solid to H2O gas, और यहां पे इसकी वैल्यू अगर याद आई तो ठीक है, नहीं तो एग्जांपल लिख के छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये होता है हमारा प्लस 51.08 किलो जूल एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए ध्यान में रखना बच्चों, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड टू गैस होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा बच्चों, ओके। चलो अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट में, क्या बोला है, 2 moles of an ideal gas expanded isothermally reversibly from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin, calculate the work done। तो अब देखिए यहां पे न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में उन्होंने नंबर ऑफ मोल दे दिया है 2, वॉल्यूम V1 दे दिया है 20 लीटर, V2 दे दिया है 30 लीटर, टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन और W मैक्स
पूछा है। एक बार गिवन चेक कर लेते हैं ना भाई, नहीं तो जज्बात में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है कि भाई 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर एट 300 केल्विन। चलिए सॉर्टेड है, हमने जो गिवन लिखा है करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो जब सोल्यूशन का बात होगा बच्चों, अब ये जो है ना, जो भी चेंजेस हो रहा है इट इज हैपनिंग एट व्हाट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल का बात करते हो तो यहां पे कौन सा वाला लगता है भाई, मैक्सिमम वर्क डन वाला लगेगा फॉर्मूला। तो अब क्या रहता है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाता है हमारा, W मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 log टू द बेस 10 30 अपॉन 20। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.5। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 इंटू 600 ले लो इंटू 8.314 इंटू लॉग ऑफ 1.5। जब लॉग ऑफ 1.5 देखते हो तो आता है 1761, ये हो जाएगा 0.1761। अब क्या कर दिया, यहां का 0 जो है ना इसको सरका लिया, या फिर चलिए यहां पे ऐसे लिख लेते हैं 2.303, इसको आपने लिख लिया 60, यहां पे आ गया आपका 8.314 और एक जो 10 है ना हमने यहां पे यूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1.761। क्या हो जाएगा 1.761। ठीक है बच्चों, तो समझा नहीं, यहां का 10 वहां पे, क्योंकि अगर हमने 10 वहां पे शिफ्ट कर लिया ना तो हमारा बार वगैरह का इशू चले जाता है, तो बार वगैरह नहीं लगाएगा तो मिस्टेक का चांस भी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें वर्क डन पूछा है, अच्छा कुछ और पूछा है क्या, कंडीशन कैलकुलेट वर्क डन ही पूछा है। अच्छा वहां पे नहीं पूछा है कि वेदर इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, तो उसका तो टेंशन नहीं है। अब माइनस एंटी लॉग टू द बेस 10 2.303 प्लस लॉग टू द बेस 10 60 प्लस लॉग टू द बेस 10 8.314 प्लस लॉग टू द बेस 10 1761। तो अब सबकी लॉग की वैल्यू ऐसे ईमानदारी से लिखो और ऐड कर दो। जैसे पहले लॉग कुछ वैल्यू याद रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है 3623, 0.3623। देन उसके बाद आ जाता है हमारा 60 का, तो 60 का देखना पड़ेगा, 60 का 7782 7782। अब 8.314 का होता है 0.9198। देन 17 का 6 और 1, 17 का 6 और 1, तो 24 6 और 1 है ना, 2457 हो जाएगा, 2457 और यहां पे आ जाएगा 0। अब सबको ऐड कर लेते हैं। अब जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 8 कितना हो गया 13, 13 + 7 कितना हो गया 20, यहां पे आ गया 2। तो 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, 12 + 9, 12 + 9 कितना हो गया हमारा 20। यहां पे देखिए 10 में हम लोग यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं कि 5 + 9 कितना हो गया 14, 14 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 + 4 कितना हो गया 26, यहां पे 2 कैरी फॉरवर्ड। तो अब अगेन 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 + 1 कितना हो गया 16, 16 + 4 कितना हो गया 20। फिर यहाँ पे आपका 2 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे हो गया 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 7 कितना हो गया हमारा 12, 12 + 9 कितना हो गया 21, 21 + 3 कितना 2 कितना हो गया 23। तो यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.306
60। अब हम लोग एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग में क्या देखेंगे हम लोग, 30 का 6 और 0, ये आ जाएगा वैल्यू हमारा कितना, -2.023 इंटू 10⁻³ जूल, जो वैल्यू आ जाएगा -2.023 किलो जूल, 23 किलो जूल। तो ऐसे ईमानदारी से शांति से सॉल्व करें, आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ना बहुत सारे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जनरली बार बार पूछा जाता है। ओके, इवन आगे भी आपको एक क्वेश्चन सेम मिलेगा। चलिए, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम 10 लीटर टू 15 लीटर। हर चीज क्या किया, यहां पे आधा कर दिया, आधा कर लिया, इसलिए आंसर भी अगर देख रहे हो तो आधा ही रहेगा। आंसर भी अगर देख रहे होगे तो आधा ही रहेगा बच्चों। तो कुछ नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया है, 1, V1 कितना दे दिया है, 10 लीटर, V2 कितना दे दिया है, 15 लीटर, टेम्परेचर तो वही रखा है 300 केल्विन, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या पूछा है हमें, W मैक्स। क्या पूछा है, W मैक्स। तो सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, W मैक्स इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2.3031 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू log to the base 10 1.15 है ना, 15/10, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 1.5 ओनली। तो अब यहां पे जाते ही आगे वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1.5 का अगर हम लोग लेते हैं लॉग वैल्यू तो आ जाएगा 0.1761। तो यहां पे इसी की वैल्यू बच्चों यहां पे ले लेंगे, ये हो जाएगा अपना -2.303 इंटू 8.314 इंटू 3 इंटू यहां का 2 डेसिमल सर्कल वहां पे 17.61, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 22, 3 1 जा 3। अब जब 100 का भी यहां पे हो जाएगा तो 32.83। तो अब क्या हो गया, एंटी लॉग लॉग टू द बेस 10 2.303 प्लस लॉग टू द बेस 10 8.314 प्लस लॉग टू द बेस 10 32.83। ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पे 0.3623, 0.9198। अब 32 का 8 और 3 देख लेना है, 32 का 8 और 3 देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 51, 8 और 3 तो क्या हो जाएगा हमारा 51, यहां पे 4 दिया है, 5159 प्लस 4 5163, तो 1.5163। अब ऐड करके एंटी लॉग ले लेना बच्चों, आंसर आ जाए। ठीक है, बढ़िया था। तो देखिए सेम ही टाइप का, या तो वैल्यू चेंज हो रही है मतलब, लेकिन टाइप्स कितने बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही तो फायदा होता है पीवाईक्यू सॉल्व, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हो तो एटलीस्ट आपको ग्रिप समझ जाता है कि भाई इतना बड़ा टॉपिक था, लेकिन इसमें से क्या है जो मुझे एकदम ध्यान करके जाना है। एकदम ध्यान करके जाने से क्या हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट पे बार बार आप रिपीट करते रहते हो, जिसकी वजह से मिस्टेक का चांसेस बहुत कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं। ओके, ऑल ओके, माइक फाइन सब ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पे हमारे पास डेटा दिया है जिससे हमें इक्वेशन निकालना है, लेकिन उसके पहले अपने को एक्सपेक्टेड इक्वेशन बनाने आना चाहिए। मैंने अपना जो थर्मोडायनेमिक टॉपिक है ना, जिसमें हमने वन शॉट किया हुआ है बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे बनाते हैं या फिर कंबशन रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं बाय सिंपल टेक्निक, जिसमें आप 20 सेकंड्स में आप बैलेंस कर सकते हो बच्चों। तो एक बार वीडियो अगर देखा रहेगा देन वेल एंड गुड, नहीं देखा रहेगा तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ जाएगा कैसे बनता है बच्चों। तो जब भी हम लोग फॉर्मेशन का बात करते हैं ना, तो मेरा एक्सपेक्टेड इक्वेशन यहां से आ जाएगा, एक्सपेक्टेड इक्वेशन। तो एक्सपेक्टेड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, ये मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो गिवन में क्या हो जाएगा, कार्बन सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, क्योंकि हम लोग का जब भी फॉर्मेशन रहेगा तो रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इन एलिमेंटल स्टेट। रिएक्टेंट कभी भी क्या होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में ही होना चाहिए। और कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी 1, मतलब हम लोग इसके कोएफिशिएंट को चेंज नहीं कर सकते भले ही रिएक्टेंट साइड में कुछ भी चेंज करना पड़े। तो अब यहां पे क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन जब लिखोगे तो O2 गैस हो जाएगा, लेकिन भाई ऑक्सीजन तो यहां पे एक ही है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ। ओके, अब मेरे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में पहला क्या दिया हुआ है, CH3OH प्लस 3/2 O2 gives you CO2 प्लस 2H2O। यहां पे इसको मैं ले लेता हूं डेल्टा H10 इक्वल्स टू -726 किलो जूल। अब दूसरा दिया हुआ है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस, और इसका डेल्टा H2 का वैल्यू कितना दिया है, -393 किलो जूल। देन यहां पे क्या हो जाएगा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा H3 जो दिया हुआ है वो दिया है -286 किलो जूल। टेक इट एज इक्वेशन नंबर, पहला वाला जो रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर क्या रहेगा 1, दूसरा है इक्वेशन नंबर 2 और तीसरा है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को लेके हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनना पड़ेगा अपने को, डोरा द एक्सप्लोरा, कि भाई यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे प्रोडक्ट में CH3OH है, अब यहां पे ढूंढते हैं CH3OH कहां है, क्या आपको CH3OH दिखाई दे रहा है, क्या वो यहां है, नहीं, यहां है, नहीं। ओके, तो ऐसा करना है। तो अब देखो इसमें हम लोग को कौन सी साइड में दिया बच्चों, रिएक्टेंट साइड में दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला चीज तो हो जाएगा रिवर्स इक्वेशन 1। देन उसके बाद मुझे कार्बन उसी साइड में चाहिए, चलो परफेक्ट फाइन, ठीक है। तो हमारा पहला वाला क्या हो गया, रिवर्स कर दिया, दूसरा ऐसे ही रहेगा। तीसरे वाले में हाइड्रोजन उसी साइड में चाहिए लेकिन 2 टाइम्स है, तो इसको क्या कर दोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो गया हमारा रिवर्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करना है प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम लोग को रिवर्स इक्वेशन 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 2H2O गिव्स यू CH3OH प्लस 3/2 O2। ठीक है, और इसका डेल्टा H1 की वैल्यू रिवर्स जब करोगे तो ये हो जाएगा 726 किलो जूल। अब दूसरा एज इट इज रखना है, तो C प्लस O2 गिव्स यू क्या हो गया हमारे पास CO2, और इसका डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -393 किलो जूल। अब तीसरा रिएक्शन जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O, और इसका डेल्टा H3 की वैल्यू जो दी है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। यहां पे ध्यान में रखना रहेगा। अब जब दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर वाटर कट, CO2 CO2 कट गया, फिर हमारा आ जाएगा यहां पे रिएक्शन C प्लस 2H2, और यहां पे देखोगे तो 2O2 है, 2O2 में से 3/2 अगर जाएगा 2 माइनस 3/2 जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ ना।
तो ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ O2 लिख लेना है, gives you CH3OH। अब अकॉर्डिंगली वैल्यू को देख लेना है। तो अब देखिए यहां पे डेल्टा H0 वैल्यू कितना हो जाएगा 726। अब माइनस वाले को साथ में ले लेते हैं, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 7 2 14 + 2 कितना हो गया हमारे पास 16, 5 3 8, 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 + 1 कितना हो गया 9। तो अब इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो हमारा 15 - 6, 15 - 6 कितना हो गया 9। ओके, फिर यहां पे क्या बचेगा आपके पास 5, तो 5 - 2 कितना हो गया हमारे पास यहां पे, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। ओके, देन 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 239 किलो जूल, जो कि आपके आंसर से कहां पे दिया आंसर, ओके हाँ यहां पे। इससे क्या हो जाता है हमारा मैच हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में यहां पे रखना रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखिए बोला बच्चों, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा पानी। अब देखो इसको सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंसीडर करना है इसको। ठीक है, तो अब पहला आ जाएगा आइसोथर्मल कंडीशन या आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखूंगा मैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाता है बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब अगर याद रहेगा तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाता है आपका, डेल्टा T 0 होता है और इंटरनल एनर्जी मेरे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए डेल्टा U भी 0 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस मेरा डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो W इज इक्वल टू माइनस Q और Q इज इक्वल टू माइनस W। दैट इज व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम heat is released क्योंकि निगेटिव है ना, एंड वाइस वर्सा। कब, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। या तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्टिंग में वर्ड यूज कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। अब वहीं पे बच्चों देखो आपको एकदम क्लियरली इसे समझ गया रहेगा कि अब एडियाबेटिक में क्या करना है। एडियाबेटिक में क्या हो जाता है भाई, मेरा एडियाबेटिक में Q0 हो जाता है ना, हीट मेरा कांस्टेंट होता है। तो अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग या हाँ पहले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q प्लस W ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस मेरा Q इक्वल टू क्या होता है 0। देयरफॉर डेल्टा U इक्वल टू 0 प्लस W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W। मीन्स इंटरनल एनर्जी increases when work is done
ऑन द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये चीज हमें ध्यान में यहां पे रखना, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहां बोला है डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द गैस फेज। वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ये कई बार आया है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो द रिलेशन बिटवीन, इसका जब भी स्टार्ट करो क्या लिखोगे, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज गिवन बाय। क्या होता है हमारा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू PV2 माइनस PV1। अब ये गैस फेज ही है तो क्या रहेगा हमारा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो देयरफॉर मेरा PV1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1RT। PV2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2RT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस N2RT माइनस N1RT। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू N2 माइनस N1RT। ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। इतना मस्त हमारा एक्सप्रेशन हो गया। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिख के छोड़ाते। भाई वैसा नहीं चलेगा, जब भी रिलेशन पूछा ना तो आपको पूरा ऐसे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ज्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, बट कट टू कट लिखना। क्लियर है, तो आपको मार्क्स फुल मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मेरे वन शॉट वीडियो में भी बोला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। यार ये बहुत ही इजी है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन। अब क्या होता है स्पॉन्टेनिटी, अगर हम लोग डेल्टा जी के टर्म में बात करें तो दो ही हम लोग बोलते हैं। व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल्स टू 0 इट इज एट इक्विलिब्रियम। यहां पे कंडीशन स्पॉन्टेनिटी बोला है तो यहां पे क्या रहेगा, हेडिंग डाल दो पहले, क्वेश्चन है ना भाई 1 मार्क का, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। एकदम पपलू क्वेश्चन है, एकदम पपलू क्वेश्चन है। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। तो ड्यूरिंग spontaneous process, during spontaneous process delta G less than 0। during spontaneous process delta G क्या रहता है हमारा, less than 0। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब आगे जाते हैं बच्चों। यहां पे देखो नेक्स्ट, डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and calculate the work done during expansion of 2 moles of ideal gas from 10 dm cube to 20 dm cube in vacuum। भाई ये ध्यान देना, in vacuum। तो पहला हमारा जो रहता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट रहे, जो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या रहेगा बच्चों, एनी प्रॉपर्टी, क्या रहेगा, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value is dependent
whose value is dependent on the quantity of matter, quantity of matter present in the system, present in the system, whose value is independent on the quantity of matter present in the system. ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल जो रहेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ले सकते हो वॉल्यूम। अब देखो इसका जो पार्ट 2 है, यहां पे गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 2, वॉल्यूम दिया है V1 10 dm क्यूब एंड V2 दिया है क्या 20 dm क्यूब, टेम्परेचर दिया है 298। भाई सब कुछ दिया है, लेकिन यहां पे वर्क डन पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन और इन वैक्यूम W क्या हो जाता है इक्वल्स टू 0, W क्या हो जाता है इक्वल्स टू 0। ये चीज हमें ध्यान में यहां पे रखना, W क्या हो जाता है 0। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओ भाई यहां पे देखो क्या बोला है 2000 मिलीमोल, बस मोल को किसमें कन्वर्ट कर दिया है मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली रिवर्सिबली। ये सेम क्वेश्चन यहां पे देखिए, पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या हो गया n इक्वल्स टू 2000 मिलीमोल, मिलीमोल बोला तो क्या हो गया 2 मोल। V1 कितना दिया हुआ है 20 dm क्यूब, V2 दिया हुआ है 30 dm क्यूब या फिर लीटर भी लिख सकते हो, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन, तो अब आप सबको पता है क्या क्या द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, reversible process is given by क्या होता है हमारा W is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 लॉग टू द बेस 10 30/20। अब अगर इसको रिकलेक्ट करते हो बच्चों, तो ये ऑलरेडी आपके पहले मैंने देखो स्टार्टिंग में जो एक न्यूमेरिकल कराया है ना, सेम वही है ये वाला, सेम वही है ये वाला। ठीक है, देखिए आपको कौन से वाले एग्जाम में पूछा था, सितंबर 2021 में पूछा था, और सेम क्वेश्चन अभी देखिए वापस से पूछ दिया, सितंबर 2021 में पूछा था। मतलब अगर अभी के हिसाब से जोड़े तो जुलाई में, तो एक अभी से आया है आपका सितंबर 2021 में। मतलब सोचिए 2 बार सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। इवन ये जो डेरिवेशन हमने किया ना थोड़ी देर पहले, यहां पे डेरिवेशन ये भी आपका रिपीट होगा, आगे देखना, आगे जाके ये भी रिपीट होगा। ओह भाई रिपीट सीधा ही हो गया यहाँ पे। देखिए derive relationship between delta and delta H and delta U for a gas phase reaction। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया है भाई, थोड़ी देर पहले ही तो किया है। कहां पे आया है, जुलाई 2022 में आया है। तो सेम क्वेश्चन यहां पे कब आया है, जुलाई 2022 में आया सेम क्वेश्चन। सोचो PYQ जिसने किया है कितना अच्छा लगता रहेगा उसको कि भाई मैंने जो PYQ किया था काम मेरा हो गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली वर्ड यूज किया लेकिन रिवर्सिबली वर्ड यूज किया है क्या, नहीं। जब आइसोथर्मली रिवर्सिबली करेगा तभी हमारा W मैक्स का फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज हमारा कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला लगेगा। कई बार डेटा ऐसा दिया रहा कि कंफ्यूज करने के लिए, जैसे नंबर ऑफ मोल दे दिया तो हमें लगता है कि यार कांस्टेंट प्रेशर पे तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस PX डेल्टा भी होता है। नंबर ऑफ मोल्स दे दिया तो हमारा W मैक्स वाला, तो कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, मैं गलत तो नहीं हो रहा हूं,
और गलती से आप लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, कौन सा वाला, रिवर्सिबल वाला, गड़बड़ कर देते। भाई कांस्टेंट बोला है ना, जरूरी नहीं कि हर चीज दिया हो यूज ही हो, कभी कभी एक्स्ट्रा भी होता है ना। तो अब देखिए यहां पे गिवन क्या क्या है बच्चे, गिवन है मेरे पास 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सपांडेड फ्रॉम, तो ये मेरे पास V1 दिया है, V2 दिया है, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 3, V1 कितना हो गया 15 dm³, V2 हो गया 20 dm³, प्रेशर हो गया हमारा 1.2 बार। ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा हमारा, W इज इक्वल टू माइनस PEX डेल्टा V, माइनस PEX इंटू V2 माइनस V1। तो माइनस PEX मतलब कितना हो गया, माइनस 1.2, V2 माइनस V1 मतलब क्या हो गया हमारे पास 20 माइनस 15, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 5। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 dm³ बार। अब आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करेंगे बच्चों, तो आपको देखो बताया हुआ है कि 1 dm³ बार या फिर 1 लीटर बार इज इक्वल टू कितना होता है 100 जूल। यहां पे ध्यान में रख लिया, हिंट लिख देता हूं, हिंट क्या होता है हमारे पास 1 लीटर बार और 1 dm³ बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है 100 जूल। तो अब इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क देखिए पूछा है जूल में, अगर बाई चांस यहां पे आपने रोक दिया तो मार्क्स जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 0.6 इंटू 100 दैट इज माइनस 600 और 5 60। ओ सॉरी, यहां पे देखिए गड़बड़ हुआ है हमारा, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6.0 हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए छोटा सा डेसिमल से ना मिस्टेक हो जाएगा हमारा, तो यहां पे क्या हो जाएगा अभी 6 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 600 जूल। ठीक है, तो डेसिमल 1 शिफ्ट करना था, जज्बात में आके 2 कर दिए थे, कोई नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सेम हमारा क्वेश्चन आ गया है लॉ पे, थोड़ी देर पहले हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, तो अब देखिए यहां पे क्या हो गया, उन्होंने एक्सपेक्टेड इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, एक्सपेक्टेड दिया है, गिवन दिया है, तो अब इसको इतना लोड लेने से अच्छा है सीधा सोल्यूशन कर लेते हैं। यहां पे पकड़ लीजिए आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड। ठीक है, और ये अपने गिवन है तो इसको आप ले लेते हैं 1 2 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड में SiO2 मुझे किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड में, ये कहां पे है प्रोडक्ट साइड में, तो पहला वाला क्या हो गया रिवर्स हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या बनना है डोरा द एक्सप्लोरर, तो अब क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो हमारा पहला तो क्या हो गया रिवर्स इक्वेशन 1, फिर हमारे पास सेकेंड और थर्ड जो रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा सीधा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2 CO चाहिए, यहां पे CO2 लिख दिया गलती से, कोई नहीं एक कट मार देते हैं, 2 CO चाहिए और 2 CO यहां पे है प्रोडक्ट साइड में ही है, SiC चाहिए, ये भी यहीं पे है। बस क्या था फर्क कि भाई SiO2 यहां पे दिया है और ये यहां पे दिया, इसलिए अपने को क्या करना पड़ा रिवर्स। तो रिवर्स इक्वेशन 1 एड इक्वेशन 2 एंड 3। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास SiO2 गिव्स यू Si प्लस O2, तो इसका डेल्टा H10 रिवर्स होने के बाद जो माइनस था वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो 911 किलो जूल। और दूसरा जो रहेगा वो ऐसे ही रहने वाला, तो O2 ले लिया गिव्स यू 2CO और डेल्टा H2 इक्वल टू कितना हो गया -221 किलो जूल। और तीसरा जो दिया है वो भी ऐसे ही रहेगा, तो C गिव्स यू SiC और डेल्टा H3
0 इक्वल्स टू -65.3 किलो जूल पर मोल। अब बच्चों जब आप ऐड करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका SI कैंसल, O2 कैंसल, तो आपको मिल जाएगा क्या क्या कैंसल हो गया, SI कैंसल, तो ये हो जाएगा SiO2 प्लस 3C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2CO प्लस SiC। अब अगर मैं डेल्टा H की बात करूं तो मेरा डेल्टा H1 तो ऐसे ही हो जाएगा रिवर्स होने के बाद 911। अब ये दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तो यहां पे तो 0.3 आ गया, फिर यहां पे क्या हो गया 5 + 1 कितना हो गया 6, देन 2 + 6 कितना हो गया 8, और यहां पे कितना हो जाएगा 2। ओके, तो अब इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड आंसर। इतना तो आप लोग कर सकते हैं बच्चों, करके कभी कभी चैट बॉक्स में रिप्लाई भी करो यार, रिप्लाई भी नहीं करते हो तुम लोग। हाँ, सिर्फ सोल्यूशन देखते थे, सोल्यूशन देखना सही बात है, लेकिन चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई नहीं करना, ये तो गलत बात है ना। तो ध्यान में रखो बच्चों। चलो अब आगे जाते हैं। बोला है राइट एनी टू स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और यहां पे डेल्टा H0 की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा H0 की वैल्यू दी है, और टेम्परेचर पूछा है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का दो स्टेटमेंट पूछा है। अब आप सबको पता है बच्चों कि जब भी मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता हूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो पहला तो स्टेटमेंट यही हो गया दैट द लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी of universe, that is system and surrounding, remain constant। और दूसरे स्टेटमेंट के लिए आप लोग सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख देना, ये मत स्टेटमेंट लिखना, नहीं तो पता चला यही वर्ड लिख दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट आ गया है कि भाई टेम्परेचर, ये तो इजी है, डेल्टा H0 कितना दिया है -224 किलो जूल, डेल्टा H0 की वैल्यू कितनी दी है -153 JK इनवर्स। तो इसको जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 22400 जूल। तो टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, T इक्वल्स टू डेल्टा H0 बाय डेल्टा S0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -22400 डिवाइडेड बाय -153। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसल, क्या हो जाएगा कैंसल, और फिर आप टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि मैच हो जाएगा आपके 1464 से। ठीक है, बहुत ही इजी सा है, इसको अपन कर सकते हैं, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है राइट द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ द गैस, राइट द साइन कन्वेंशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग। तो अब सिंपल सा है बच्चों, ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस work is done by the system on the surrounding। अब सिस्टम जब हमारा वर्क करेगा बच्चों तो वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो W क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, ऐसा लिख देना बच्चों, बस सिंपल सा, एक मार्क के लिए ज्यादा लोड लेना नहीं है, ऐसा लिख देना। इवन W इक्वल टू नेगेटिव दे दिया तो भी कोई टीचर कंसीडर कर लेता है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट लिख के करोगे बच्चों तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है,
अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। यहां पे देखो बोला डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद एक हमारा है स्टैंडर्ड कंबशन वाला। ओके, ठीक है, चलो। अब यहां पे क्या बोला है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पे क्या हो जाता है, पहले तो हम लोग एक छोटू सा ऐसा डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पे क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो वी आर टेकिंग हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम बना देना यहां पे। ओके, तो अब देखो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा ए वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा V1, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा V2। अब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो सब तो लग ही रहा है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया इसका A। लेकिन बस यही है कि बाहर का प्रेशर कुछ भी रहने दो, ये क्या हो रहा है, हमारा प्रोसेस जो है ये क्या है, रिवर्सिबल है और इनफाइनाइट सिमली स्मॉल स्टेप में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे क्या हम लोग, कंसीडर n moles of an ideal gas of n moles of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with frictionless rigid movable piston of area A. The gas is expanding from volume V1 to V2 reversibly at constant temperature in infinite number of steps, ठीक है। ये हमको पहले ऐसा पूरा स्टोरी लिखना, कंसीडर आइडियल गैस वगैरह सब लिखना पड़ेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो लेट dVB the small change in volume, dVB the small change in volume in single step, then the small work done dW is given by dW is equals to minus PEX dV। ठीक है, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों है मेरा, तो द प्रोसेस इज रिवर्सिबल ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस
difference in the opposing forces due to small difference in the opposing forces, that is P minus dP is equals to PEX. okay, P minus PEX is equals to क्या हो जाएगा dP, therefore PEX equals to क्या हो जाएगा हमारा P minus dP. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. तो अब क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 dW is equals to minus P minus dP into dV. ये क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू डीवी प्लस dP डॉट dV. ठीक है, डेरिवेशन 3 मार्क का है बच्चों, तो हर चीज बड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, कोई भी चीज अपन शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा. तो अब देखो, सिंस dP डॉट dV इज स्मॉल, इट इज निग्लेक्टेड. तो मेरा dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू डीवी. अब इसको अगर हमें मैक्सिमम वर्क डन में करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप इंटीग्रेट कर दो, या फिर पहले प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर लो. तो अब देखिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. तो मेरा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय वी. इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको ले लीजिए 4. तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 dW इज इक्वल्स टू माइनस एनआरटी इंटू डीवी बाय वी. एनआरटी डीवी बाय वी. तो अब मुझे ये डेरिवेटिव का साइन हटाना है और वर्क डन भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विदिन वर्क लिमिट 0 to W max and volume V1 to V2. okay? तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, dW इक्वल्स टू 0 W max इक्वल्स टू माइनस NRT dV बाय V. यहां पे हो जाएगा V2 V1. ये क्या हो जाएगा बच्चों, W इक्वल्स टू W max और यहां पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, ऐसे dW का W हो जाएगा. अब माइनस NRT ब्रैकेट में क्या हो गया, ln V V2 V1. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, W max माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 माइनस ln V1. सो W max इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 बाय V1. अब ln से तो काम चलने वाला नहीं है, तो अपने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको log में करना पड़ेगा. तो बट ln इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 2.303 log टू द बेस 10. तो देयरफॉर W max इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 NRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1. ये चीज हमें ध्यान में यहां पे रख. ठीक है, तो ऐसा मस्त बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दो और काम हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है एवरीवन. तो देखिए बच्चों, बहुत एफर्ट लगता है ये सब चीजों के लिए, लेकिन आप लोग इसका वैल्यू करना, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा मार्क्स ले, बस सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, लाइक करके जाना वीडियो. अब नेक्स्ट देखो बच्चों, पूछा है कैलकुलेट the standard enthalpy of combustion of methane if the standard enthalpy of formation of methane carbon dioxide, ये सब दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले तो कंबशन का मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पहले तो इक्वेशन बना, बस उसके पहले दिया हुआ क्या क्या है. तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 दिया हुआ है,
कितना दिया है, -74.8 किलो जूल, ठीक है, मोल इनवर्स। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है कितना, -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, देन डेल्टा FH0 क्या दिया हुआ है हमारा, वाटर का, -285.8 किलो जूल पर मोल। अब मुझे जब इक्वेशन चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर कंबशन ऑफ मीथेन, ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं बच्चों, मेरे वन शॉट वीडियो में है, ठीक है। तो कंबशन ऑफ मीथेन, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार आप देख लेना। यहां पे क्या देखिए, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस करोगे तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे क्या आ जाएगा 2। तो डेल्टा H0 इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा FH0 प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा FH0 रिएक्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा FH0 प्रोडक्ट माइनस डेल्टा FH0 रिएक्टेंट। तो अब देखिए प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा FH0 CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा FH0 H2, ओके, माइनस डेल्टा FH0 CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा FH0 O2। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -393.5, 2 इंटू -285.8 -74.8 प्लस 0। क्यों, क्योंकि O2 मेरा कौन से स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है। ये वैल्यू क्या हो गई, -393.5 प्लस 2 8 जा कितना हो गया हमारे पास 16, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है। माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 74.8। अब माइनस माइनस वापस से ऐड कर लीजिए तो 6 प्लस 1 कितना, 5 कितना हो गया 11। देन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। देन यहाँ पे 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। फिर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 प्लस 74.8 जब करोगे तो आपका ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस, यहाँ पे 11 माइनस 8 कितना हो गया 3, ये बचा 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, यहां पे बचा हमारा क्या 16, 16 माइनस 7 कितना हो गया 9, तो बचा कितना 8 किलो जूल, किलो जूल। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, पूछा है यहां पे क्या, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आइसोबारिक एडियाबेटिक प्रोसेस। तो भाई इंटेंसिव और एक्सटेंसिव तो ऑलरेडी हो चुका है, आइसोबारिक और एडियाबेटिक प्रोसेस के हमें डिफाइन कर देना है। तो इन पे हम लोग दोनों डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। What is isobaric? It is related to the bar. Bar मतलब क्या हो गया? It is related to the pressure. म्हणजे यामध्ये काय कॉन्स्टंट असणार, आइसो मतलब सेम प्रेशर, क्या रहेगा, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में ले सकते हैं अपन ओपन सिस्टम, क्योंकि बाहर और अंदर के प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको अपन ले सकते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हो जाता है हमारा, हीट। क्या कांस्टेंट हो जाता है हमारा, हीट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट रिमेन कांस्टेंट, हीट रिमेन कांस्टेंट, ड्यूरिंग विच हीट रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0।
और एग्जाम्पल में कोई भी आप ले सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम का, मतलब टी इन अ थर्मस फ्लास्क वगैरह अपन ले सकते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे टुडे वी कंप्लीटेड ऑल द पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाना है बच्चों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों को भेजिए, और पीवाईक्यूज का सबको बेनिफिट लेने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।